जरा कल्पना कीजिए, एक पूरे देश की सेना एक अकेले आदमी का शिकार कर रही है, फिर भी वह बार बार मौत के किनारे से लौट आता है। कुछ ऐसी ही कहानी आज की इस दास्तान में सामने आती है। शुरुआत में हमें पता चलता है कि 12 चुनिंदा सैनिकों को चुना गया और जर्मन कब्जे वाले नॉर्वे भेजा गया। उनका मिशन था चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों का पता लगाना। कई हफ्तों की कठोर ट्रेनिंग के बाद इन 12 लोगों को इस ऑपरेशन के लिए अंतिम रूप से चुना गया। उन्हें विशेष तैयारी कराई गई और फिर जहाज के जरिए उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। दूर से ही जर्मन सेनाओं ने उस जहाज को देख लिया और उसे नष्ट कर दिया। 11 सैनिक पकड़ लिए गए, लेकिन एक आदमी किसी तरह भागने में सफल हो गया। डर के मारे भागते समय सैनिकों ने उसे देख लिया और उस पर गोलियां चला दी। दौड़ते हुए उसके पैर में गोली लग गई। जर्मन सैनिक उसके पीछे पीछे खून के निशान देखते हुए उसका पीछा करने लगे, लेकिन वह किसी तरह उनकी नजरों से ओझल हो गया। घंटों तक बिना रुके भागने के बाद वह देर रात एक तालाब तक पहुंचा। ठंड जानलेवा होती जा रही थी और उसे पता था कि बिना किसी आश्रय के मौत तय है। सैनिकों और जानलेवा ठंड दोनों के डर से उसने बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतरकर तैरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक बंदूकें और टॉर्च लेकर वहां पहुंचे और पूरे इलाके की तलाशी ली। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो जनरल ने मान लिया कि वह भगोड़ा तालाब में डूब गया है और पीछे हटने का आदेश दे दिया। बाद में कैड्स नाम का एक उच्च पदस्थ नाजी अधिकारी पकड़े गए सैनिकों से पूछताछ करने पहुंचा। उसने देखा कि केवल 11 कैदी हैं और 12वां गायब है। उसने जनरल से पूछा कि आखिरी आदमी कहाँ है। जनरल ने कहा कि वह बर्फीले तालाब में डूब गया। कैड्स बिना शव देखे यह मानने को तैयार नहीं था। उसने पूरे इलाके में उस लापता सैनिक की तलाश के लिए अपनी टुकड़ियां तैनात कर दी। इस बीच जॉन तालाब से बाहर निकला। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके शरीर और चेहरे के बड़े हिस्से जम चुके थे। इसके बावजूद वह आगे बढ़ता रहा। किस्मत से उसे 2 गांव वाले मिल गए। वे दयालु लोग थे। उन्होंने जॉन को अपने घर ले जाकर खाना दिया, गर्म कपड़े पहनाए और उसके जख्मों का इलाज किया। उधर कैंप में जनरल ने 11 कैदियों से उनके मिशन के बारे में पूछताछ की। किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी। गुस्से में उसने उन्हें बेरहमी से सजा दी और डर फैलाने के लिए कुछ को मार भी दिया। फिर भी भागे हुए आदमी को ढूंढने के इरादे से जनरल ने खुद यह परखने का फैसला किया कि क्या उस बर्फीले तालाब को पार करना संभव है। वह खुद पानी में उतरा और 20 मिनट तक वहां खड़ा रहा। इससे उसे यकीन हो गया कि जिंदा रहना संभव है। जब जॉन में थोड़ी ताकत लौटी तो उसने अपने पकड़े गए साथियों को बचाने का फैसला किया। एक मददगार आदमी ने उसे जमे हुए इलाके को पार करने में मदद की। बाद में जॉन को एक बुद्धिमान महिला के घर ले जाया गया। दोनों के बीच जल्दी ही भरोसे का रिश्ता बन गया। उसने जॉन की चोटों का इलाज किया और उसे एक ऐसे व्यक्ति का पता दिया जो आगे मदद कर सकता था। कई खतरों का सामना करने के बाद जॉन आखिरकार बच निकला और अपनी जिंदगी की जंग जारी रखी। वह ऐसे इलाके में पहुंचा जहां चारों ओर सिर्फ अंतहीन बर्फ ही दिखाई देती थी। फिर भी वह अपने दोस्तों को बचाने की उम्मीद में चलता रहा। शाम तक उसकी मुलाकात एक युवा दंपति से हुई जो अपना सामान उठाए जा रहे थे। जॉन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने उसे शरण और गर्म खाना दिया। एक दिन जॉन को कैद से जुड़ी बेहद दर्दनाक खबर मिली। उस महिला की एक दोस्त उस कैंप में नर्स थी जहां उसके साथी बंद थे। कैदियों की हालत असहनीय थी। कुछ पागल हो चुके थे और कुछ की मौत हो गई थी। अपने दोस्तों की यह हालत सुनकर जॉन पूरी तरह टूट गया। भारी दिल 11 कैदियों से कोई जानकारी न मिल पाने पर जनरल ने उन सभी को मार डाला। बाद में एक अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि इलाके के हर घर की तलाशी ली जा चुकी है, लेकिन वह भगोड़ा कहीं नहीं मिला। उसने सुझाव दिया कि रिपोर्ट में लिख दिया जाए कि 12 दुश्मन मारे जा चुके हैं, क्योंकि हिटलर के सामने ऐसी खबर नहीं दी जा सकती थी। फिर भी वह अंदर से नहीं मानता था कि वह आदमी मर चुका है। आखिरकार जॉन एक मछुआरे के घर पहुंचा। मछुआरे ने उसे नाव में बैठाकर आगे पहुंचाया और सड़क के पास छोड़ दिया। यात्रा के दौरान मछुआरे ने उसे एक अखबार दिखाया। म्यूजिक उसमें हिटलर के सबसे खौफनाक जनरल के बारे में लिखा था। एक ऐसा आदमी जो किसी भी भगोड़े को कभी जिंदा नहीं जाने देता था। लेख में दावा किया गया था कि उसका अगला निशाना जॉन है। जब नाव म्यूजिक किनारे पहुंची तो मछुआरे ने उसे खाना और एक टी शर्ट दी। जॉन ने उसे पहना और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। म्यूजिक दुर्भाग्य से वहां पहले से ही जर्मन सैनिक मौजूद थे। उनमें से एक सैनिक ने जॉन को गुजरते हुए देख लिया। म्यूजिक अचानक जॉन फिसल गया और उनके सामने गिर पड़ा। सैनिक उसके करीब आया और उसकी आंखों में ऐसे देखने लगा जैसे उसका पकड़ा जाना तय हो, लेकिन इसके बजाय उसने जॉन के गिरने का मजाक उड़ाया और उसे जाने दिया। कुछ ही पलों बाद उस अधिकारी के मन में शक पैदा हुआ। उसने सोचा कहीं यह वही आदमी तो नहीं जिसे वे इतने समय से ढूंढ रहे थे। बिना समय गंवाए उसने दूसरी सैन्य टुकड़ी को बुला लिया। जल्द ही एक गश्ती विमान ने जॉन को देख लिया। आसमान से गोलियों की बौछार होने लगी, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। तभी अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान उस इलाके में आ गया। जॉन बर्फ के नीचे दब गया। जब तूफान के कारण कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया तो विमान वापस लौट गया। म्यूजिक कई घंटों बाद जॉन ने खुद को बर्फ के नीचे से बाहर निकाला। उसकी हालत बेहद भयावह थी। म्यूजिक ठंड ने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया था। एक बड़े पत्थर के पास जाने से पहले मारियस ने यान को भरोसा दिलाया कि जल्द ही कोई उसे सीमा तक ले जाने आएगा और म्यूजिक स्वीडन पहुंचने में मदद करेगा। लेकिन घंटे बीतते गए और कोई नहीं आया। रात होते ही डर छाने लगा। म्यूजिक तापमान गिरकर
बढ़कर -20 डिग्री तक पहुंच गया। तेजी से कांपते हुए यान को एहसास हुआ कि शायद वह रात नहीं काट पाएगा। बाद में मारियस और गुडेन ने इस बात पर चर्चा की कि क्या जॉन सुरक्षित है। उसके नाखून टूटकर गिर चुके थे, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी आंशिक रूप से जम चुकी थीं। म्यूजिक मौत के बिल्कुल करीब होने के बावजूद उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन वह अब भी म्यूजिक जिंदा था। जिंदा रहने की उसकी इच्छा उसके दर्द से कहीं ज्यादा मजबूत थी। धीरे धीरे वह बर्फ के बीच आगे की ओर रेंगने लगा। इस बीच कैट्स को तूफान की रिपोर्ट मिली। वह अब भी इस बात पर यकीन किए बैठा था कि जॉन जिंदा है। उसने उस इलाके में और सैनिक भेज दिए। हालांकि क्षेत्र खाली करा लिया गया था, फिर भी जॉन का सामान वहीं रह गया था। सैनिकों को उसके कपड़े, एक नक्शा और उसके जूते मिले। म्यूजिक जब कैट्स को यह पता चला तो उसने पूरे इलाके में जोरदार तलाशी का आदेश दे दिया। उसने घोषणा की कि जो भी जॉन की मदद करेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। म्यूजिक प्रॉसर और गुडेन नाम के एक भाई बहन ने चुपचाप उसकी मदद की। उन्होंने उसके जख्मों का इलाज किया और उसे छिपे रहने की चेतावनी दी। एक हफ्ते बाद जॉन की म्यूजिक हालत में थोड़ा सुधार हुआ और उसने अपने घर की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन वह अब भी चलने में असमर्थ था। दूसरों की मदद से भाई बहन ने म्यूजिक उसे एक खाट पर लिटाया। वे उसे पास की एक झोपड़ी में छोड़ गए। जॉन को वहां कुछ दिनों तक अकेले ही जिंदा रहना था, म्यूजिक जब तक हालात शांत न हो जाए और कोई उसे लेने ना सके। पहले कुछ दिन बिना किसी परेशानी के बीत गए। इसके बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। म्यूजिक उसे बार बार सपना आता कि जर्मन सैनिक उसे ढूंढ चुके हैं और हमला करने वाले हैं। एक दिन उसने देखा कि उसकी कई उंगलियों में सूजन आ गई है। उसे समझ आ गया कि अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो संक्रमण उसके पूरे म्यूजिक शरीर में फैल जाएगा। तब जॉन ने एक बेहद दर्दनाक लेकिन जरूरी फैसला लिया। एक चाकू से उसने अपनी म्यूजिक उंगलियों को काट डाला। दर्द असहनीय था, लेकिन इसी कदम ने उसकी जान बचा ली। 9 दिनों बाद सैपना अपने साथियों के साथ जॉन को लेने पहुंची। म्यूजिक उन्होंने उसे रस्सियों से बांधा और ऊपर की ओर घसीटा, फिर उसे एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा दिया और म्यूजिक सीमा की ओर बढ़े। उसी समय एक आदमी उनके पास आया। वह वही व्यक्ति था जिसे यान को चट्टान के पीछे से लेकर सीमा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब मारियस ने पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि उसने पूरी चट्टान छान मारी, लेकिन जॉन कहीं नहीं मिला। तभी मारियस को अपनी गलती समझ आ गई। वे जॉन को चट्टान के गलत तरफ छोड़ाए थे। वह तुरंत अपने दोस्त के साथ वापस दौड़ा। उन्होंने बर्फ खोदी और जॉन को बाहर निकाला। उसका शरीर पहले पूरी तरह स्थिर था। कुछ ही पलों बाद वह हिलने लगा। कई दिनों तक बिना खाना पानी के रहने के बावजूद जॉन किसी तरह म्यूजिक बर्फ के नीचे जिंदा रहा था। जल्द ही कई और लोग वहां पहुंचे और जॉन को उठाकर ले गए। वे घंटों तक चलते रहे। जॉन की म्यूजिक ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। आखिरकार उन्हें रुकना पड़ा और एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। जॉन को डर था कि जर्मन सैनिक वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन समूह के नेता ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है और वह म्यूजिक पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने तुरंत जॉन का इलाज शुरू किया। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने उसकी बांह का क्षतिग्रस्त हिस्सा काट दिया। म्यूजिक 6 दिनों तक उन्होंने उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। जब उसकी ताकत थोड़ी लौटी तो उन्होंने म्यूजिक फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बार उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। सीमा के करीब ही एक जर्मन बेस था। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने जॉन को रेनेडियर के एक विशाल झुंड के साथ सीमा पार कराने का निश्चय किया। जल्दबाजी में उन्होंने जॉन को मजबूती से बांधा और 12 चरवाहों के नेतृत्व वाले झुंड के साथ रख दिया। जब जर्मन सैनिकों ने इतना बड़ा झुंड देखा तो वे सतर्क हो गए। म्यूजिक उन्होंने दूरबीन से इलाके को ध्यान से देखा। तमाम कोशिशों के बावजूद वे जॉन को नहीं देख पाए। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। अचानक यान को बांधने वाली रस्सी टूट गई और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे देख लिया और तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी। बची खुची ताकत जुटाकर यान एक बड़े पत्थर के पीछे रेंग कर छिप गया। उस पल उसे लगा कि मौत करीब है। तभी उसे खींचने वाला रेंडियर वापस उसकी ओर आया। यह देखकर यान के भीतर फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। उसने अपना हथियार गिरा दिया और नंगे हाथों से रस्सी दोबारा बांध दी। फिर उसने हवा में एक गोली चलाई। जोरदार आवाज से रेंडियर डर गया। वह पूरी म्यूजिक रफ्तार से आगे भाग पड़ा, सैनिकों की आंखों के सामने गोलियों से बचता हुआ। इस अविश्वसनीय तरीके से रेंडियर जॉन को सीमा पार म्यूजिक स्वीडन ले गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। खुशी से भरकर यान वहीं जश्न मनाने लगा। जर्मन म्यूजिक सैनिक कुछ नहीं कर सके क्योंकि सीमा के पार की जमीन अब उनके नियंत्रण में नहीं थी। उन्होंने तुरंत इस घटना की रिपोर्ट कैट्स को दी। जिंदगी में पहली बार वह यह मान ही नहीं पाया कि वह हार गया है। ठीक 3 महीने बाद यान म्यूजिक स्कॉटलैंड लौट आया। उसके शरीर के झम भर चुके थे, लेकिन उसकी माँ ने जो दर्द सहा था वह अब भी गहरा था। एक दिन यान लड़खड़ाते हुए अपने जनरल के दफ्तर पहुंचा और म्यूजिक अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके द्वारा दी गई खुफिया जानकारी की मदद से अंततः पूरा देश आजाद हो गया। नदियों और सीमाओं को पार कर यह जानकारी म्यूजिक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए उसे एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो म्यूजिक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।